बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। तो उसको एक थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि उसके लिए हमने अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह रिफ़ाइन करना है। और जो हमने शेयर्स पिछले कुछ हफ्तों से जिनमें ट्रेड कर रहे हैं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की और ये पार्शियल क्वांटिटीज़ पड़ी हैं, तो उसमें क्या अब स्ट्रेटजी करनी है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा ये कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकती है, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इस लिहाज से आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको ज़रा केयरफुली मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले तो देखें, आ जाते हैं मार्केट पे। देखिए, हम मार्केट की जो सिचुएशन है वो फ्राइडे की अच्छी क्लोजिंग आई, बट मार्केट क्लोजिंग के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी वो मोर देन एक्सपेक्टेशन थी। यानी जितने भी हाउसेस थे, मेरे ख्याल में मैक्सिमम साइड पे सब ने 1% प्रेडिक्ट किया था कि अगर मैक्सिमम साइड पे इंक्रीज़ होगा डिस्काउंट रेट तो वो 1% होगा, बट वो 1.5% उन्होंने इंक्रीज़ किया। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ होना एक नेगेटिव होता है, बट अगर मार्केट परसेप्शन बननी स्टार्ट हो जाए कि यार ये मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीज़ आना है, तो वो पहले से मार्केट उसको एडजस्ट करना शुरू कर देती है। और फिर जो हाउसेस अनाउंसमेंट करते हैं, उस अनाउंसमेंट की जो प्रेडिक्शन होती है उसके ऊपर मार्केट की अगली डायरेक्शन सेट होती है। यानी कि अगर वो प्रेडिक्शन 1% है और ये मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी वो 0.75% आती, तो ऑल्दो के वो 0.75% तो इंक्रीज़ होता, लेकिन क्योंकि मार्केट की प्रेडिक्शन 1% थी तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव ले लेना था। बट इस वक्त हुआ ये कि एक तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, जो कि अच्छा खासा इंक्रीज़ है, जो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली कम टाइम पे इस तरह का एकदम इंक्रीज़ होता है। और अनफॉर्चुनेटली इसी गवर्नमेंट में ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। और उसके अलावा मार्केट प्रेडिक्शन जो थी, अगर देखा जाए तो उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आई कि वो जो उसकी प्रेडिक्शन थी, जो उसकी मैक्सिमम साइड थी, ये उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो इसलिए इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा। अच्छा, अब उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा पैनिक में आ जाएं कि पता नहीं अब मंडे को कोई डिज़ास्टर होने लगा है और उसके बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी रिसेंटली आप देखें, ये पिछले 2 माह में मार्केट ने कितने ज़्यादा पॉइंट लूज़ किए थे और उसमें बातें स्टार्ट हो गई थी कि ये मार्केट जो सी है वो 38,000 पे चली जाएगी, कोई 36,000 का लेवल दे रहे थे, कोई कुछ बातें हो रही थी। सब कुछ रिवर्स हुआ और मार्केट ने फिर 3-3.5 हज़ार पॉइंट गेन भी किए और 47 का जो लेवल था उसको भी टच किया। तो वो सिचुएशन से अगर हम निकल आए हैं, और उसके अलावा इससे पहले अगर आप देखें तो कोविड की एक डिज़ास्टरस सिचुएशन आई थी जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, और उसमें देखें मार्केट ने कहाँ से 43,000 42,000 से डिप लिया था और कहाँ पे 30,000 के करीब चली गई थी, और उसको भी रिकवर कर लिया। तो कुछ ऐसी डिज़ास्टरस सिचुएशन नहीं हुई। और इस गवर्नमेंट में तो ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से पहले एग्जैक्टली अगर आप 2018 में चले जाएं तो आईएमएफ के साथ डील के वक्त एग्जैक्टली सेम यही सिचुएशन थी। अगर आप देखें तो तब भी ऐसे ही इन्होंने बड़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए थे। तो थोड़ा सा उसको वॉच कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट भी आगे किस तरह बिहेव करेगी। तो उसमें देखें, एक तो ये कि अब बैंक्स के लिए ये पॉजिटिव होता है, बैंक्स हैवी वेट भी हैं। जो कंपनीज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें देखें एक और चीज़ आप जहन में रखें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब से ये मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई तो स्पेसिफिकली बात हो रही है कि कौन कौन से सेक्टर्स जो से हैं वो उनके लिए नेगेटिव है, कौन कौन से सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो वो कुछ ये मॉनेटरी पॉलिसी किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं करती। बेसिकली वो अंदाज़ा इस चीज़ पे होता है कि इस सेक्टर में ज़्यादातर काम क्योंकि बोरोइंग होती है कंपनीज़ की, लोन्स पे चल रहा होता है, तो वो सेक्टर के लिए नेगेटिव हो जाता है। उसी सेक्टर में अगर कोई कंपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी बैंकिंग लाइबिलिटीज़ कम है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक जो है ना वो हिट नहीं करती मॉनेटरी पॉलिसी, बट ओवर एक जनरल परसेप्शन, क्योंकि उस सेक्टर में ज़्यादातर कंपनीज़, क्योंकि उनकी बोरोइंग ज़्यादा होती है, वो बैंक लोन ज़्यादा होते हैं, बैंक के साथ उनकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं इस मामले में, तो वो फिर क्या होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल कंसिडर किया जाता है कि सेक्टर पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो किसी भी सेक्टर में हो तो उनके लिए कोई इशू नहीं है।
बैंक्स के लिए पॉजिटिविटी है। तो अब देखें इंडेक्स वाइज अगर देखें तो क्योंकि बैंक्स में ऑलरेडी भी पीछे आप देखें तो अच्छी बाइंग आई, और फर्दर अगर इस इंक्रीज़ की वजह से बैंक अगर अपर साइड पे जाते हैं तो वो इंडेक्स को थोड़ा सा अच्छा होल्ड कर लेंगे। उसके अलावा बहुत सी आपकी हैवी वेटेज कंपनीज़ हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जिन पे इसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं है। तो जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छी वेटेज वाली कंपनियां प्लस बैंक्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर वो पॉजिटिव साइड पर रहते हैं, और बाकी साइड से अगर आपके सीमेंट, स्टील और टेक्सटाइल वाली साइड से आपकी चीज़ें डाउन साइड पे भी रहती हैं, तो भी इंडेक्स शायद इतना ज़्यादा बड़ा डिप ना ले, थोड़ा सा मैनेज हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि उन सेक्टर्स में वो कंपनीज़ जो कि हैविली डिपेंड करती हैं बैंक्स के ऊपर, बैंकिंग लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, बोरोइंग है, तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली हमने जो देखना है वो ये देखना है कि हमारी अपनी जो शेयर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो स्टॉक्स हमने बाय किए हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने वहाँ से अर्न करना है। अगर इंडेक्स 1000 पॉइंट डाउन भी हो और अगर आपका शेयर अपसाइड पे है तो आप उसमें से प्रॉफिट गेन कर लेंगे, और इंडेक्स अगर 1000 पॉइंट प्लस भी हो और अगर आपका शेयर डाउन साइड पे जाता जा रहा है तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं इंडेक्स के प्लस होने का, आप अल्टीमेटली लॉस करेंगे। तो एक तो ओवरऑल इंडेक्स का इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ता है, बट अल्टीमेटली हमने टारगेट करना होता है अपने शेयर को, अपने प्रॉफिट को, और सेव करना होता है अपना लॉस। तो वही स्ट्रेटजी है जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं। अब इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा कि जिन लोगों ने तो देखे, मैं लास्ट वीक तो स्पेशली मैं बार बार कह रहा था कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आना है। तो जिन्होंने तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ली, माशाल्लाह कैश इन हैंड है, उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी के साथ दोबारा से अर्न कर लेंगे। जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके, कंप्लीट क्वांटिटीज़ होल्ड की हुई हैं, अब उनके लिए भी अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हमने बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी बतानी है कि उसमें से अब कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। फर्दर इंडेक्स में देखें जो स्पोर्ट्स मिलेंगी वो मिलेंगी अब जो न्यूज़ आएंगी, यानी कि अगर आईएमएफ की न्यूज़ जितनी जल्दी आएगी और जितनी जल्दी हमारी डील क्लोज़ होगी, तो इंडेक्स जो सा अल्टीमेटली जो सा है वो थोड़ा सा उसको मौका मिल जाएगा कि वो अपने आप को स्टेबलाइज़ करे। प्लस सऊदीया ने जो कमिटमेंट की थी हमारे साथ, अभी तक वो उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की, आई थिंक $3 बिलियन की। तो अगर वो इस वीक में जितनी जल्दी उसकी भी न्यूज़ आएगी तो वो भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में डालेगी। तो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ होना इज़ बैड, इट्स नॉट गुड, बट आईएमएफ की डील जितनी जल्दी क्लोज़ होगी उतनी जल्दी अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी और चीज़ें थोड़ी सी आप कह लें कि एक रिदम बनाना शुरू कर देगी मार्केट अपनी एक फ्यूचर मोमेंट का। और जितना इसमें डिले आएगा और उतना ही मार्केट जो ये आपका इंक्रीज़ हुआ है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेती जाएगी मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और ख़ास तौर पर उन कंपनीज़ में जिन जो ज़्यादा बोरोइंग के साथ और फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी काफ़ी वीक है। तो कल के लिए फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और जो शेयर्स पिछले चंद माह से जिनमें हम एंट्री लेकर ट्रेड भी कर रहे हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं और होल्ड भी कर रहे हैं, उनमें क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और अभी कल के लिए उनके साथ हमारे जो है वो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाएं ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजी और पीपीएल। इनको कल अगर आपको मिलें ये डिप पे या ब्रेक इवन पे, इनको आप बाय कर सकते हैं। ऑल्दो के इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस का थोड़ा सा प्रेशर है, बट ये जो से हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी का इन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ख़ास नहीं है, तो इनको आप बाय कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, और ऑब्वियसली जब क्रूड ऑयल प्राइसेस में प्रेशर आता है तो उसने एक बाउंस बैक भी देना होता है, तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में इनमें देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम टेक्सटाइल में। देखें हमारे पास है इंडस टाइम, एसगार्ड 9। तो इसमें देखें एसगार्ड को कल अगर आपको चांस मिले, फ्राइडे को ये तकरीबन कैप था, तो इसमें आप इस वक्त फ़िलहाल अब जहन से निकाल दें कि जो चीज़ें फ्राइडे को कैप थी वो शायद मंडे को भी कैप ओपन हो। आपने एक क्विक डिसीजन करना है, अगर आपको ये अपसाइड पे कल चांस मिले, अगर आपने पहले इसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो कल आप तकरीबन 50% तो ज़रूर इसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। डिप पे फिर फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसको कहाँ पे हमने बाय करना है। इंडस का जहाँ तक है, इंडस तो हमारी जो बाइंग प्राइस है उससे माशाल्लाह वेल अबव,
अच्छे रेट्स पर है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, शायद और साइड आइटम है, तो इतना ज़्यादा इस पर इम्पेक्ट ना आए। बट जिन लोगों अच्छा प्रॉफिट इसमें गेन कर रहे हैं वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें थोड़ी सी, तो ये फिर थोड़ा सा डिप पे हम इसको बाय बैक कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं तो इसमें इतना मसला नहीं है। आप इसको जो हमने डिस्कस किया था कि जनवरी तक होल्ड करें तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑटो सेक्टर में। हमने साज़गार बाय किया था। ऑटो सेक्टर में देखें एज सच कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो उसमें आप साज़गार जिन लोगों ने बाय किया वो हमारी बाइंग रेंज भी 118 से नीचे थी और इसने फिर 129 को भी टच किया। वहाँ पे जिन लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की है और जो पार्शियल क्वांटिटी है उनके पास उसको होल्ड करें, अभी फर्दर बाइंग नहीं करनी। इसको रिवर्स होने दें इंशाल्लाह ताला, इसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा फिर आ जाता है फार्मास्यूटिकल में। सर्ल इज़ अ गुड कंपनी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे है, तो ये भी जिन लोगों ने बाय किया है इसको होल्ड करें, कोई इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके बाद हम आ जाते हैं आयशा स्टील। स्टील सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आयशा स्टील और इनकी भी बैंक बोरोइंग्स वगैरह हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट कर चुका है, बट ये है कि फ़र्दर थोड़ा सा अगर ये डिप लेता है, अगर आपको कल चांस मिले अपसाइड पे तो आप थोड़ा सा सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसको थोड़ी सी फिर होल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये अपनी अगर लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की पैनिक में आकर, आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर लें। अल्टीमेटली जब चीज़ें रिकवर होंगी तो ये आपकी बाइंग प्राइस से जब ऊपर जाए तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाए जी टैली और हम आईटी सेक्टर, एयरलिंक। आईटी सेक्टर पे भी देखें एज सच कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता एज ए सेक्टर वाइज, बट अगेन इसमें देखें सिस्टम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। बट टैली, हम, ये वो कंपनीज हैं जिनकी फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा हैं, जिनकी बैंक बोरोइंग ज़्यादा हैं, तो इन पे नेगेटिव इम्पेक्ट आ सकता है। बट ये ऑलरेडी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के पास हैं, तो मार्केट के हवाले से जो इन पे थोड़ा बहुत इम्पेक्ट आएगा, उसकी दो स्ट्रेटजीज़ हैं। या तो कल आपको टाइम मिले तो जिस तरह मैं पिछले वीक में कहता रहा कि टैली ने बड़ा अच्छा चांस दिया 19 से ऊपर हमें काफ़ी दफ़ा कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और मैंने बारहा कहा कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। तो जिन्होंने तो की है तो वो इसको अब फर्दर अब डिप आए तो वहाँ पे हम देख लेंगे, ये दोबारा बाय बैक करके हम इसमें फ़र्दर अर्निंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की अब वो उनको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप देखें तो उसमें एयरलिंक अगेन साइड आइटम है, ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो जिनके पास है और जो हमारी बाय रेंज थी 60 to 62 वो वहाँ पे होल्ड कर लें। ये इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में 70 क्रॉस कर जाएगा, इसमें कोई इतनी वरी वाली बात नहीं है। हम की वही 6 to 6.5 की एंट्री थी हमारी। 7 से नीचे भी बुरा रेट नहीं है, जिन लोगों ने बाय किया है तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें। तो जिन लोगों ने 6 के राउंड बाय किया था वो ऑब्वियसली अगर उनको टाइम मिलता तो वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जी गुल अहमद भी 50 के राउंड यहाँ पर आपने जिन लोगों ने बाय किया उसको होल्ड कर लें। इंशाल्लाह ताला इट्स आल्सो गुड कंपनी, और ये भी अगर थोड़ा सा डिप भी लेती है तो आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये बाउंस बैक कर जाएगी। और इसका वही जो टारगेट हमने पहले जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की थी पार्शियल 55, और इसका हमने मीडियम टर्म टारगेट 60 लगा था, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा जी, ट्रीट आपको पता है फ्राइडे को अपर कैप था। उसमें अब देखें अगर आपको मंडे को चांस मिलता है तो हमारी जो एंट्री थी वो 40 to 42 के दरमियान थी। तो इस वक्त अगर आपको कल प्री ओपन में अगर आप देखें ये थोड़ा सा अपसाइड पे या ब्रेक इवन में आपको नज़र आता है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि ये डिप ले सकता है। तो जब डिप पे आए तो हम दोबारा बाय बैक कर लेंगे। ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी, बट इस पे भी एक इम्पैक्ट आता है डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ का, तो हमें सेफ़ साइड पे थोड़ा सा प्ले करना चाहिए। और अगर हमें इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए कल। जैसे ही प्री ओपन में मार्केट को आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अगर आपको अपसाइड पे मौका मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें पार्शल। तो उसमें ये है कि हम विन विन सिचुएशन में इंशाल्लाह ताला रहेंगे। उसके अलावा जी ट्रिपल जी एल
गनी ग्रुप एज अ होल जो सा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी बहुत से इनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर ले सकता है। बट ओवरऑल ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें तो अगर तो आपके ब्रेक इवन या प्रॉफिट पे है तो आप इसको सेलिंग करके तो बाय बैक कर सकते हैं हम डिप पे। अदरवाइज़ लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली ये बाउंस बैक कर जाएगा। वही चीज़, जितने भी आपके शेयर्स हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अभी एक इनिशियल प्रेशर अगर उनमें आ भी जाता है तो जैसे ही आईएमएफ की न्यूज़ इंशाल्लाह ताला आती है, चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज होती हैं तो ये बाउंस बैक करेंगे, तो वहाँ पे हम एग्ज़िट ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़्यादा पैनिक की भी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे आपको चांस मिले प्रॉफिट टेकिंग का वहाँ पे आपने क्विक डिसीजन करना है, वहाँ पे आपने वेट नहीं करना, फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी चलेगी, और आपको पता है कि अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल साइड पे तो चल ही रही है, तो मौके मिलते रहेंगे हमें जहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों में एंट्री लेकर फर्दर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आपके पास कैश इन हैंड होगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत से दोस्त टीआरजी के हवाले से पूछ रहे थे, तो मैं उसका थोड़ा सा बता दूं कि आप सबको ही पता है उसका जो एक स्कैंडल आया है, और ऑब्वियसली वेस्ट में इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। तो उसकी वजह से ही इसने एक लोअर लॉक लगाने स्टार्ट किया, आल्दो के जिस वक्त ये न्यूज़ आई थी उससे पहले ही अपर कैप था, उससे एक दिन पहले। तो उसमें अब जो इसकी सेलिंग वॉल्यूम देखें तो लगता है कि अभी लोअर लॉक की तरफ जाएगा। बट जो लोग ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो अगर आप देखें तो थर्सडे को इसकी जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन थी वो 95 के रेट पे हुई थी, जबकि इसका मार्केट में रेट 113 था आई थिंक। अब जो इसकी फ्राइडे को ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन आई है वो 95 से ज़्यादा की आई है, जबकि हम एक्सपेक्ट करते कि शायद उससे नीचे पे ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में इसमें हो बाइंग वगैरह, तो वो 98, 97, इवन 100 पे भी है। तो उससे थोड़ा सा चांस लगता है कि ये शायद मंडे को इसका जो लोअर लॉक है वो ओपन हो सकता है। तो अगर तो ओपन हो तो वहाँ पे आप एग्ज़िट लें ज़रूर, और फिर जब तक इसकी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती तब तक इसमें एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इशू काफ़ी ज़्यादा है। ज़िया चिश्ती जो हैं ऑलरेडी, जो टीआरजी के ओनर हैं, वो उनके बारे में न्यूज़ आ गई है कि उनको आई थिंक उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, या उनको कहा जा रहा है कि स्टेप डाउन कर दें। तो एफिनिटी का जो एक होल्डिंग है टीआरजी में, उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या फ्यूचर होगा, ये भी अनसर्टेनिटी है। और अगर वो उसमें किसी किस्म का मसला आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा टीआरजी को, और ऑल टुगेदर इसकी जो सेंटीमेंट है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें अगर आपको चांस मिलता है तो इसमें से भी फ़िलहाल आप एग्ज़िट करें। जो इसका लॉस है वो और बड़ी जगहों से इंशाल्लाह ताला ताला पूरा कर देंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, और ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, और अगर वो हों तो उसमें जब तक क्लैरिटी नहीं आए तब तक उसमें एंट्री लेना या उसको होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जी। इसमें कल के लिए अपने शेयर्स को फोकस करें, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। बैंक्स सिक्योर हैं, जो लोग बैंक्स में काम कर रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है, होल्ड करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं होल्ड करें। ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, इस तरह की कंपनीज आप होल्ड करें। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, कंपनीज़ हैं जिनकी बैंकिंग लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं है, उनमें मसला नहीं है, आप उनको होल्ड कर लें। इसके अलावा ऑटो सेक्टर भी इंशाल्लाह ताला बेहतर ही रहेगा। तो ओवरऑल कल मार्केट का देखते हैं कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है, और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ट्यूसडे, क्योंकि कल बैंकिंग साइड पे एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, अदर साइड पे एक नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। इंडेक्स जो है उसके हिसाब से क्लोजिंग देगा। बट ऑब्वियसली जिन लोगों ने पिछले हफ्ते में बैंकिंग साइड में बाइंग की हुई है, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। तो जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और अगर कोई अच्छी न्यूज़ ना आई तो जो सेक्टर प्रेशर में होंगे तो फिर मार्केट ज़्यादा डिप ले सकती है। तो हमने उससे पहले इंशाल्लाह ताला अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर रिफाइन करना है, और हमने जिन शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है वो करके हमने कैश क्योर करना है, ताकि उस डिप में हम फर्दर बाय कर सकें। और दुआ करें कि जितनी जल्दी आईएमएफ से हमारी डील क्लोज़ होगी उतना ही मार्केट के लिए बेहतर है। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हमारे रिस्क की हिफाजत फरमाए और उसमें बरकत डाले। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हम अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो डिस्कस कर लेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।